So we'll start with questions on laws of motion. जितना भी हमने थ्योरी पार्ट कवर किया है पहले उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. एग्जांपल नंबर 4.1. A hose pipe used for gardening is ejecting water horizontally at a rate of 0.5 meter per second. Area of the bore of the pipe is 10 centimeters square. Calculate the force to be applied by the gardener to hold the pipe horizontally stationary. अब ये चैप्टर ऐसा है कि तुमने थ्योरी में क्या पढ़ा और क्वेश्चन क्या आया तुम रिलेट नहीं कर पाओगे. बहुत आसानी से पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए. हॉर्स पाइप कुछ नहीं है, हमारे पास जो पाइप होता है ना, पाइप तो रबर का पाइप होता है जिससे आप गाड़ी धोते हो, प्लांट्स को पानी देते हो, उसको हॉर्स पाइप बोलते हैं. हॉर्स पाइप यूज फॉर गार्डनिंग इज इजेक्टिंग वाटर हॉरिजॉन्टली एट अ रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड. तो हमारे पास एक हॉर्स पाइप है, हॉर्स पाइप है. इस पाइप में से पानी बाहर आ रहा है, वाटर इज कमिंग आउट एंड वाटर इज कमिंग आउट. ये पाइप हॉरिजॉन्टल है, ऐसा बोला है हॉरिजॉन्टल, एंड वाटर इज आल्सो कमिंग आउट हॉरिजॉन्टली. यहाँ से पानी बाहर आ रहा है विद द स्पीड ऑफ, स्पीड है 0.5 मीटर पर सेकंड. कैसे समझा? लुक एट द यूनिट्स. मीटर पर सेकंड किसका यूनिट होता है? स्पीड का. तो हमको गिवन पैरामीटर में सबसे पहले हमको बता दिया व्हाट इज द स्पीड. तो स्पीड v इज 0.5 मीटर पर सेकेंड. एरिया ऑफ द बोर ऑफ द पाइप, ये जो बोर है ना, बोर क्रॉस सेक्शन, उसका एरिया आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻² मीटर उसका स्क्वायर. 10⁻² का स्क्वायर 10⁻4 हो गया और इंटू 10 हो गया 10⁻4, 10⁻4 और 10 तो 10⁻³ मीटर स्क्वायर हो गया एरिया ऑफ द पाइप. गुड. तो एरिया ऑफ द पाइप इज गिवन टू यू, v इज गिवन टू यू. और पूछा क्या है? कैलकुलेट द फोर्स टू बी अप्लाइड बाय द गार्डनर टू होल्ड द पाइप हॉरिजॉन्टली स्टेशनरी. ये आपने भी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा. ऑफ कोर्स अपनी गाड़ी धोते हो, जब वॉश करते हो या फिर प्लांट्स को पानी देते हो, तो जब पानी बाहर निकलता है पाइप से, दैट इज एक्शन. एक्शन. वाटर कमिंग आउट इज एक्शन. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन. तो अगर आपको पाइप को स्टेशनरी रखना है, एक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो पाइप पीछे आने की कोशिश करेगा बिकॉज ऑफ रिएक्शन. एक्शन इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो पाइप विल ट्राई टू कम बैक बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन दोनों इक्वल बट अपोजिट होते हैं. तो आपको पाइप को होल्ड करना पड़ता है टाइट, सो दैट इट डज नॉट गो बैक. पाइप पीछे नहीं आना चाहिए, इसलिए यू होल्ड इट. और तुमको एक्सपीरियंस भी होगा कि तुमको लगता है कि कोई फोर्स लगा रहा है तुम्हारे हाथ पे. तो बेसिकली जितना एक्शन होता है उतना ही क्या होता है? रिएक्शन. तो तुम एक्शन फाइंड कर लो. तुमको पूछा तो रिएक्शन है, लेकिन तुम एक्शन फाइंड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो जस्ट फाइंड आउट व्हाट इज फोर्स. तो फाइंड करो कितना फोर्स है. बराबर. गुड. अब क्वेश्चन यहाँ तक तो पहले क्वेश्चन समझा, अब बनाना पड़ेगा फॉर्मूला. अब इशू ये है कि हमको फोर्स के दो ही फॉर्मूला पता है. एक है dp/dt और वो dp/dt से हमको क्या मिल जाता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. हमको तो फोर्स चाहिए इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड एरिया, क्योंकि हमारे पास दो ही पैरामीटर दिए हुए हैं, स्पीड और एरिया. और एक पैरामीटर तुमको दिया है लेकिन जो बताया नहीं है. यहाँ ध्यान दो, एक और पैरामीटर तुमको दिया है जो बताया नहीं है. क्या दिया है? कौन बाहर आ रहा है? पानी. पानी रे. और पानी रे का डेंसिटी कितना होता है पता है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो तुमको कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो हर बार तुमको बोलेंगे नहीं, पर तुमको पता होनी चाहिए. डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. मतलब जो फोर्स का फॉर्मूला तुमको चाहिए वो तुम इन टर्म्स ऑफ वी, ए और रो बना सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन इन 3 पैरामीटर की है. तो अभी आपको सोचना पड़ेगा कि हाउ डू आई मेक अ फॉर्मूला फॉर फोर्स in terms of V, rho and A. So we'll start with whatever we know. What we know is force is dp/dt. यहाँ से start करेंगे. Good. Then what we know, momentum is mass into velocity. बराबर. फिर ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ मास इनटू वेलोसिटी. फिर तुमको ये पता है क्या? डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन इनटू अदर फंक्शन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? पहले को कांस्टेंट रखते हैं, दूसरे को डेरिवेटिव लेते हैं, प्लस दूसरे को कांस्टेंट रखते हैं, पहले का डेरिवेटिव लेते हैं. तो ऐसा करेंगे. फिर
तो व्हाट वी विल डू इज, हम लोग पहले m को कांस्टेंट मान लेंगे, v का डेरिवेटिव लेंगे, फिर हम लोग v को कांस्टेंट मान लेंगे, m का डेरिवेटिव लेंगे, करेक्ट। अब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जब एक ऑब्जेक्ट मूव होता है, ऑब्जेक्ट, पहली बात तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, दिस इज वाटर कमिंग आउट। नॉर्मली ऑब्जेक्ट जब मूव होता है तो उसका मास कांस्टेंट होता है, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0। यहाँ उल्टा है, यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है। कैसे पता, अरे जब तुमको किसी पैरामीटर की वैल्यू दी हो मतलब वो कांस्टेंट है। आपको स्पीड का वैल्यू बता दिया ना 0.5, तो स्पीड चेंज होने वाला है क्या, नहीं, तो स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ स्पीड इज 0, वो 0 नहीं है, वो 0 नहीं, याद रखना। व्हाट इज मास, व्हाट इज डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, तो व्हाट इज मास, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और ये कैपिटल V इज वॉल्यूम, स्मॉल v इज स्पीड, राइट। सिंस डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, therefore mass is density into volume। पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड गुड, सही है सही है, ऑल गुड, यहाँ तक क्लियर। तो अभी तुम ये मास यहाँ पे क्या लिखोगे, जो लिख लिया तुमने, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब आपको ये बताना चाहिए किसी भी सब्सटेंस का, यहाँ तो वाटर है, किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी कांस्टेंट होता है, तो डेंसिटी को बाहर लिखो, डेंसिटी को बाहर लिखो, तो F इक्वल्स टू, डेंसिटी बाहर आ गया, और पहले से स्पीड था ही, डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, dv by dt, dv by dt। अब मुझे ये बताओ, हमको, मैंने इसलिए बोला स्टार्टिंग में, यू हैव टू ऑलवेज थिंक, फोर्स को तुमको लाना था 3 पैरामीटर्स के टर्म्स में, जो हमको पता है। क्या क्या पता था, v, a और रो, रो और v तो हो गया, a बाकी है, और वैसे भी हमको ये नहीं पता, यू डोंट नो व्हाट इज dv by dt। बाय द वे dv by dt का मतलब होता है कुछ, dv by dt का मतलब होता है 1 सेकेंड में कितना लीटर पानी बाहर आ रहा है, क्योंकि टाइम इज इन सेकेंड, वॉल्यूम इज इन लीटर, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इज कमिंग आउट फ्रॉम द पाइप इज dv by dt। यहाँ ध्यान तो, लिखने का काम बाद में, यहाँ इधर इधर, गुड। 1 सेकेंड में कितना लीटर पानी बाहर आ रहा है, दैट इज dv by dt। इसको बोलते हैं वॉल्यूम फ्लक्स। क्या बोलते हैं, वॉल्यूम फ्लक्स। ये तुम 12th स्टैंडर्ड में वापस सीखोगे, अब 12th जब आएगा तब आएगा, अभी फिलहाल ये कैसे फाइंड करना है वो सोचते हैं। व्हाट इज वॉल्यूम, एक काम करो, ऐसा इमेजिन कर लो, 1 सेकेंड में पानी ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतना, इतना मतलब कितना, x, कितना, x, और ये जो पाइप का एरिया था वो a है, वो तो a है, पाइप का एरिया a है। तो मुझे बताओ 1 सेकेंड में वॉल्यूम कितना बाहर आया, कितना है, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एरिया इनटू लेंथ, व्हाट इज एरिया a, व्हाट इज लेंथ x। 1 सेकेंड में कितना पानी बाहर आया, तो वो सिलेंडर बन गया ना, क्योंकि पानी जब बाहर आता है तो वो ऐसा ही बाहर आता है, मतलब वो क्या शेप बनता है, सिलेंडर। तो व्हाट इज वॉल्यूम, एरिया इनटू x, एरिया इनटू x, रिमेंबर एरिया इनटू x, एरिया इनटू x। therefore F equals to rho v d dt, एरिया इनटू x। बट एरिया तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है कि नहीं, यस। तो एरिया डेरिवेटिव के बाहर, और क्या बचा फिर, dx by dt। पक्का पक्का, व्हाट इज dx by dt, स्पीड, dx by dt स्पीड, वेरी गुड। बट यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंस वॉल्यूम इज एरिया इनटू x, यहाँ पे लिख देता हूँ dx by dt इज v, dx by dt इज v, therefore force equals to rho v a, और वापस एक v, तो क्या बन गया, v स्क्वायर। तो फाइनली आपने फोर्स का फॉर्मूला बना लिया। तो अभी हमको सिर्फ फोर्स के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यूज। रो है 10⁻3, v की वैल्यू दी हुई थी आपको 0.5, मतलब 5 × 10⁻⁻1 इसका स्क्वायर इंटू एरिया इज 10⁻³ बराबर 10⁻+3 कैंसल। ये हो गया 25 × 10⁻², मतलब ये हो गया 0.25 न्यूटन। हो गया क्वेश्चन खत्म।
तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन कंपिटिटिव एग्जाम में आते हैं तो फॉर्मूला याद रख लेना, फोर्स इज रो वी स्क्वायर ए, वेयर रो इज डेंसिटी, वी इज स्पीड, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 4.2, थ्री आइडेंटिकल पॉइंट मासेस, आइडेंटिकल मतलब तीनों का मास सेम है, आर फिक्स सिमेट्रिकली ऑन द पेरीफेरी ऑफ अ सर्कल, सिमेट्रिकली मतलब सेम एंगल पे, ऑन द पेरीफेरी मतलब सर्कल के सरकमफेरेंस पे। तीन पार्टिकल्स है जो हमने सिमेट्रिकली फिक्स किए। बताता हूँ सिमेट्रिक का मतलब क्या है वापस एक बार। ऑब्टेन द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी पॉइंट मास कैपिटल एम एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर पे और एक मास है कैपिटल एम, उस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ड्यू टू दीज थ्री पार्टिकल्स जो पेरीफेरी पे थे वो फाइंड करो। एक्सटेंड दिस आइडिया टू मोर देन थ्री आइडेंटिकल पार्टिकल्स, अगर तीन से ज्यादा होते तो आंसर क्या आता ये बताओ, राइट। सिमेट्रिकली लोकेटेड ऑन द पेरीफेरी, हाउ फार कैन यू एक्सटेंड दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को तुम कितने मासेस के लिए एक्सटेंड कर सकते हो। तो मैं क्वेश्चन वापस से समझाते समझाते डायग्राम भी ड्रॉ कर देता हूँ। तो ऐसा बोला है, हमारे पास है तीन आइडेंटिकल मासेस, हमारे पास है तीन आइडेंटिकल मासेस जो कहाँ पे है, दे आर एट द पेरीफेरी ऑफ अ सर्कल, और वो सिमेट्रिकली है प्लेस्ड है। पेरीफेरी मतलब बाउंड्रीज पे, बाउंड्री पे। तो तीन आइडेंटिकल पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल मान लेता हूँ मैं एक, और एक पार्टिकल है, और एक तीसरा पार्टिकल है, ये पेरीफेरी पे है, मतलब ये सरकमफेरेंस पे है। कैसे प्लेस्ड है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। सिमेट्रिकली प्लेस्ड का मतलब क्या होता है कि जो व्हाट इज द टोटल एंगल मेड बाय द सर्कल, 360। तो सिमेट्रिकल प्लेसिंग का मतलब पता है क्या होता है, सिमेट्रिकल प्लेसिंग का मतलब होता है एंगल्स इक्वल होना, राइट। और अगर तीन मासेस है तो एंगल भी तीन पार्ट में डिवाइड होगा। कितने पार्ट में डिवाइड होगा, तीन पार्ट में। कितने पार्ट में डिवाइड होगा, तीन पार्ट में। तो 360/3 कितना होता है, कितना होता है 120। तो हर एक एंगल कितना हो जाएगा 120। तो ईच एंगल विल बिकम 120, रिमेंबर ईच एंगल विल बिकम 120। इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल प्लेसिंग। तो हमने ऐसा सिमेट्रिकली प्लेस कर दिया, तो ये जो एंगल है ये भी 120 हो गया, ये एंगल भी कितना हो गया 120, और ये एंगल भी कितना हो गया 120। ओके, अब एक काम करते हैं, ये जो तीन पार्टिकल्स हैं वो नाम दे देते हैं, ए बी एंड सी। यहाँ तक क्लियर। तो दिस इज हाउ दे आर अरेंज्ड, और आइडेंटिकल थे इसलिए मासेस सबके तीनों के सेम है। इसका मास m है, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है। मान लेते हैं रेडियस ऑफ सर्कल इज स्मॉल r, तो रेडियस ऑफ सर्कल इज स्मॉल r, और उन्होंने बोला है कि और एक मास है, वो कहाँ है, वो सेंटर पे है, वो सेंटर पे है। और एक मास, सेंटर को O बोल देता हूँ और इस मास को कैपिटल M बोल देता हूँ, राइट। तो उन्होंने पहले केस में टोटल तीन क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन है। पहले केस में पूछा है इसका कितना फोर्स है बताओ, फिर ये बोला है कि अगर तीन से ज्यादा होंगे पार्टिकल्स तो फोर्स क्या होगा वो बताओ, और फिर पूछा है कि तुम इस कॉन्सेप्ट को कितना एक्सटेंड कर सकते हो, मतलब कितने मासेस ले सकते हो तुम पेरीफेरी पे। तो हम लोग पहले इसका पार्ट 1 सॉल्व कर लेते हैं। लेट अस सॉल्व पार्ट 1 फर्स्ट। दिस इज पार्ट 1। पार्ट 1 में आपके पास तीन ही मासेस है पेरीफेरी पे, एक सेंटर पे है। सेंटर पे जो मासेस को O बोल दिया। तो विल सॉल्व दिस डायरेक्टली, अभी मैं इसमें लिखूंगा नहीं, गिवन वगैरह 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 वगैरह, नथिंग। तो सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये जो तीनों मासेस है ना पेरीफेरी पे, वो सेंटर वाले मास पे फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव कभी होता नहीं है, करेक्ट। तो क्या होगा, जो ए पे मास है वो क्या करेगा, जो सेंटर मास है उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, बराबर, गुड। तो फोर्स डायरेक्शन हो गया O to A। और जो बी पे मास है वो भी इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, मतलब ये फोर्स ऑन O ड्यू टू बी हो गया अगेन आउटवर्ड्स। और जो सी पे मास है वो भी इसको अट्रैक्ट करेगा,
वो भी इसको अट्रैक्ट करेगा। करेक्ट। तो व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन ओ? वेक्टर फॉर्म इंपॉर्टेंट है। फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए प्लस फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी। वेक्टर फॉर्म में लिखना, डायरेक्ट ऐड मत कर देना। जब तुम डायरेक्ट ऐड करते हो मतलब तुम बता रहे हो कि डायरेक्शन भी सेम है। डायरेक्शन सेम है क्या फोर्सेस का? नहीं है। क्या सेम? नहीं है। क्या सेम? नहीं है। क्या सेम? नहीं। लेकिन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है। डायरेक्शन सेम नहीं है, सही बात है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। बोलो कि मैग्नीट्यूड क्यों सेम है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। अब एक बात बताओ, मैं अगर O और A में फोर्स निकाल रहा हूं तो क्या लिखूंगा? जी। m1 क्या है? कैपिटल M। m2 क्या है? स्मॉल m। डिस्टेंस कितना है? रेडियस का स्क्वायर। राइट। अगर मैं O और B में निकाल रहा हूँ फोर्स तो क्या लिखूंगा? जी। m1 व्हाट इज m1? कैपिटल M। व्हाट इज m2? स्मॉल m। डिस्टेंस कितना है? r, रेडियस। और O टू C में भी क्या होगा? सेम। तो तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है। क्या सेम है? मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग है। अब इसके आगे एक काम करो, व्हाट यू शुड डू इज इधर ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। जस्ट ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। पक्का? श्योर श्योर, गुड गुड। तो अभी ये जो फोर्स ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया, वर्टिकल में ड्रॉ कर देते हैं। चलो वर्टिकल लाइन में ड्रॉ कर देते हैं। वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया। ये तो फोर्स था, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू ए ड्यू टू ए। अच्छा एक बात बताओ, यू हैव टू टेल मी दिस, अच्छे से पता होना चाहिए। ये टोटल एंगल कितना है? 120। और ये एंगल वाई सेक्टर है कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ। पक्का पक्का? श्योर श्योर, पक्का पक्का, 100%। एंगल बाई सेक्टर है ना ये? हाँ। तो एंगल बाई सेक्टर क्या करता है? इक्वली डिवाइड करता है, सही है। तो ये एंगल कितना हुआ? 60। तो ये एंगल कितना हुआ? 30। क्योंकि ये 60 बोल रहे हो, टोटल 90 है ना? हाँ, तो फिर ये एंगल कितना हो गया? 30। कितना हो गया? 30। वेरी गुड। तो ये जो फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए था, इसके हो जाएंगे दो कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा और एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा। और आपको मैंने बहुत बार बोला है, वापस बता देता हूँ, कोई भी कंपोनेंट एंगल को लग के हो, एंगल को एडजेसेंट हो, एडजेसेंट, वो कॉस होता है। कौन होता है? कॉस। तो ये है फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए का कॉस 30 कंपोनेंट। बराबर। फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए का कॉस 30 कंपोनेंट। और ये पता है कौन है? ये है फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए का साइन 30 कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट? साइन 30 कंपोनेंट। बराबर। सिमिलरली तुम इस फोर्स के भी दो टुकड़े कर दोगे, कंपोनेंट्स कर लोगे। एक कंपोनेंट यहाँ आएगा और एक कंपोनेंट कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड गुड। ये एंगल भी कितना होगा? 30। तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी का कौन सा कंपोनेंट? cos 30। और ये कौन होगा? फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी का sin 30 कंपोनेंट। वेरी गुड। पक्का पक्का? श्योर श्योर, गुड। तो फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए और फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी की वैल्यू क्या थी? सेम थी। क्या थी? सेम थी। तो फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए cos 30 एंड फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी cos 30 की वैल्यू भी क्या है? सेम है। तो ये दोनों फोर्सेस क्या है? इक्वल बट अपोजिट। इसको बोलते हैं बैलेंस फोर्सेस। क्या बोलते हैं? बैलेंस। तो जब एक पॉइंट पे इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस एक्ट हो तो वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसल। 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 तुम्हारा खुद का भी एग्जाम्पल वही है। तुम जिस बेंच पे बैठे हो ना, ग्रेविटी तुमको नीचे खींच रहा है, एक्शन, और बेंच तुम पे लगा रहा है रिएक्शन। एवरी एक्शन इज इक्वल बट अपोजिट। तो तुम पे जो ग्रेविटी फोर्स लगा रहा है और जो तुम पे बेंच फोर्स लगा रहा है, वो क्या हो गया? कैंसल हो गया। हो गया ना कैंसल? पक्का? इधर भी कैंसल हो गया। इक्वल बट अपोजिट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स
horizontal components of FOA and FOB cancels out because they are equal in magnitude but opposite in direction. Since they are equal in magnitude but opposite in direction. तो जब एक पॉइंट पे इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस एक्ट हो तो वो क्या कर देते हैं, कैंसल कर देते हैं. क्या कर लेते हैं, कैंसल. लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट्स तो सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में दो वेक्टर तो वो क्या होते हैं, ऐड होते हैं, और अपोजिट में सब्ट्रैक्ट होते हैं, इसलिए कैंसिल हो गए. और सेम डायरेक्शन में क्या होते हैं, ऐड होते हैं. बट वर्टिकल कंपोनेंट्स ऐड अप, बट वर्टिकल कंपोनेंट्स ऐड अप, उनका एडिशन हो जाएगा. देयरफॉर रिजल्टेंट ऑफ FOA and FOB is FO and FOB is, और ये दोनों कौन से डायरेक्शन में है, ऊपर है ना, ऊपर है कि नहीं, दोनों ये कि नीचे है, ऊपर है. तो मैं इसको बोलता हूँ FU which is upward force. कौन सा फोर्स, अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स. पक्का. कौन से फोर्सेस थे अब, FOA sin 30 और क्या था, FOB sin 30. कॉस कैसे आ गया, साइन ही है ना, साइन है ना, कॉस तो कैंसिल हो गए ना. हाँ कि ना, ध्यान दे दो यहाँ पे, घड़ी बाद में देख लेना, ध्यान दो, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चल रहा है, खाने का काम नहीं है ये, इधर ध्यान दो. लेकिन FOA और FOB का मैग्नीट्यूड सेम था, उसको क्या नाम दिया है, F. व्हाट इज sin 30, 1/2. तो ये कितना हो गया, F/2. ये भी कितना हो गया, F/2. व्हाट इज F/2 प्लस F/2, हाँ F. आधा और आधा एक होता है, F. तो टोटल अपवर्ड फोर्स F है, लेकिन F खुद कौन है, G कैपिटल M स्मॉल m बाय r². ये अपवर्ड फोर्स है. Also, what is downward force? Downward force is, अरे डाउनवर्ड फोर्स क्या है, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑन O ड्यू टू C is force, downward force is FD equals to force on O ड्यू टू C. C के कंपोनेंट किए नहीं, अब बोलोगे C के कंपोनेंट क्यों नहीं किए, इन दोनों का क्यों किए, क्योंकि कंपोनेंट उसके होते हैं जिसके कंपोनेंट होते हैं. C फोर्स ऑन O ड्यू टू C का एक ही कंपोनेंट है, Y कंपोनेंट. देखो ऐसा है, अगर कोई फोर्स X एक्सिस के अलोंग है, उसका एक ही कंपोनेंट है, X कंपोनेंट. अगर कोई फोर्स Y एक्सिस के अलोंग है, उसका एक ही कंपोनेंट है, Y कंपोनेंट. लेकिन कोई फोर्स अगर लटका हुआ है बीच में, XY प्लेन में है, तो दो कंपोनेंट होते हैं, X कंपोनेंट एंड Y कंपोनेंट. FOA FOB ये बीच में थे, तो इनके दो कंपोनेंट हुए ना, X कंपोनेंट और Y कंपोनेंट. उसमें से X कंपोनेंट जिसको तुम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोल रहे हो वो क्या हो गए, कैंसल. और Y कंपोनेंट जिसको तुम वर्टिकल बोल रहे हो वो क्या हो गए, एड अप. क्या हो गए, एड अप. लेकिन फोर्स ऑन O ड्यू टू C का कोई और कंपोनेंट था क्या, नहीं, एक ही था ना, एक ही है. वेरी गुड. तो यहाँ पे एक ही है. बाय द वे, व्हाट इज फोर्स ऑन O ड्यू टू C, ये भी क्या है, GMM बाय r². तो ऊपर कितना फोर्स है, GMM बाय r², नीचे कितना फोर्स है, GMM बाय r². तो क्या होगा, कैंसल हो जाएगा. तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 0 आएगा. इतनी मेहनत करके फाइनल आंसर आ गया 0. वेरी गुड. लेकिन मेहनत हमारे काम में आएगी, बताता हूँ क्यों. पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने दो. राइट. सो देयरफॉर टोटल upward force is equal to downward force, therefore net force is 0. मतलब फोर्स ऑन O is 0. तो सेंटर पे जो मास था उस पर फोर्स लगा ही नहीं, सारे फोर्सेस कैंसिल हो गए, ऐसा उसका मतलब होता है. ये था पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन. पार्ट 2 में बोला है कि 3 से ज्यादा अगर हो,
मतलब 3 से ज़्यादा कितने, 4 5 6 7, तो हम 4 से स्टार्ट करते हैं, सिर्फ 4 लेंगे। 4, 3 की जगह पे 4 हो पेरीफेरी पे तो क्या होगा, तो ये, और बाय द वे रिमेंबर इन्होंने बोला है सिमेट्रिकली प्लेस्ड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। फोर्सेस कैंसल तब होते हैं जब पेरीफेरी के मासेस कैसे हो, सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो, मतलब एंगल सेम सेम बने। 3 मासेस थे तो 360 को 3 में डिवाइड किया तुमने तो कितना एंगल बना, 120 120 120, 4 है तो कितना होगा, 90 90 90 90, बराबर। तो 90 90 एंगल मैंने बराबर इसलिए 90 90 दिखाया, तो थोड़ा सा ध्यान देके काम करोगे तो समझेगा। तो अब यहाँ पे एक मास है, यहाँ पे एक मास है, यहाँ पे भी एक मास है, यहाँ पे भी एक मास है, कुछ नाम दे देते हैं इनको, ए बी सी डी, हाँ। और सेंटर पे भी एक मास है, सेंटर पे भी एक मास है, उस सेंटर वाले मास को ओ बोल देंगे, ओ। और ये कैपिटल एम है, बाकी सब स्मॉल एम है, बराबर। इन दिस केस होगा क्या, ए सिंपल है, इसको सॉल्व नहीं करना, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इस केस में क्या होगा, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए और फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी एंड फोर्स ऑन ओ ड्यू टू डी, ये भी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, ये भी क्या हो गए, कैंसिल हो गया, तो नेट फोर्स कितना आ गया, 0, राइट। सो इन दिस केस force on O due to A and force on O due to C cancel each other, and also force on O due to B and force on O due to D cancel each other, and therefore total force on O is 0। करेक्ट, पक्का पक्का, श्योर श्योर। अब तो 4 मासेस का था, इन्होंने बोला कि कितने, इस आइडिया को तुम कब तक एक्सटेंड कर सकते हो, इस आइडिया को हम इनफिनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ऐसा है, मेरे पास अगर एक सर्कल था, उसके पेरीफेरी पे मैंने ले लिया मास, उसके बाजू में ले लिया और एक मास, उसके बाजू में ले लिया और एक मास, उसके बाजू में ले लिया और एक मास, ऐसा लेते गए, ऐसा करते गए, तो कितने मासेस तुम रख सकते हो, जितने चाहो तुम उतने रख सकते हो, डजंट मैटर, यू कैन कीप एज मेनी एज यू वांट। तो वी कैन एक्सटेंड दिस कॉन्सेप्ट टू इन्फिनाइट नंबर ऑफ मासेस, वी कैन एक्सटेंड। अब हाँ, अभी डायग्राम मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आपको बताना है इसका सॉल्यूशन, कि रिजल्टेंट फोर्स इस केस में भी 0 होता है। अब 0 क्यों होता है, उसके लिए अनफॉर्चुनेटली मेरे को ये सारे मासेस दिखाने पड़ेंगे, तो थैंक्स फॉर योर पेशेंस। आई नो वी आर नॉट इनटू ड्राइंग का क्लास, आई नो, आई एम वेल अवेयर ऑफ दैट, बट आई एम रियली सॉरी बिकॉज आई हैव टू शो रिजल्टेंट फोर्स इज 0, तो मुझे ऐसा दिखाना पड़ेगा। और आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग बहुत समझदार हो, आप बातें भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि जब तक मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, अदरवाइज यू स्टार्ट स्पीकिंग, बट यू हैव बिकम सो मैच्योर्ड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ओके गुड, है ना, लुकिंग लाइक अ गुड पैटर्न बाय द वे। हाँ, डायमंड रिंग, ओके। क्या बीइंग अ टीचर, स्टूडेंट्स को एंटरटेन करने के लिए कुछ तो बोलते रहना पड़ता है, तो नहीं तो फिर क्या होता है, मोस्ट ऑफ यू विल गेट डाइवर्टेड फ्रॉम द टॉपिक। फाइनली डन, ओके गुड। अब सेंटर पे भी तो एक था ना, सेंटर पे भी था एक सेंटर, ये कैपिटल एम था, गुड, पक्का पक्का। ये सारे छोटे छोटे एम थे और एक कैपिटल एम था सेंटर पे ओ पे। अब इस केस में होगा क्या, जितना फोर्स उसको इस साइड से लगने वाला है, उतना ही दूसरी साइड से लगने वाला है, कैंसलेशन। जितना फोर्स उसको साइड बाय साइड होगा, दोनों साइड से सेम होगा, कैंसलेशन। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कैंसलेशन, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कैंसलेशन, राइट। तो वी कैन एक्सटेंड दिस कॉन्सेप्ट आइडिया टू इन्फिनाइट नंबर ऑफ masses, and in this case
total force is again 0. So we can extend this concept for infinite number of masses. For infinite number of masses, and the net force is at the center is 0. अब मैं तुमको कहता हूँ ट्रिक, ये तो तुमको स्टेट बोर्ड में आया तो लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, लेकिन अगर जेई नीट या सीडी से एग्जाम में आए, इररिस्पेक्टिव ऑफ सेंटर पे कौन सा पार्टिकल है, कितना मास है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बाकी के आपके जो मासेस है, अगर वो आइडेंटिकल है, मतलब जो पेरीफेरी पे बाउंड्री पे जो मासेस है, अगर वो सेम है सबके सब और सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, कंडीशन नंबर 1 आइडेंटिकल, कंडीशन नंबर 2 सिमेट्रिकल, नेट फोर्स इज ऑलवेज 0. मैं तुमको इसका एक एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल ये तो सर्कल था, लेकिन सर्कल नहीं होता अगर स्क्वायर होता, स्क्वायर ना, रेक्टेंगल नहीं बोला मैंने, स्क्वायर. और अगर मैं स्क्वायर के 4 वर्टेक्स पे एक मास रख दूं आइडेंटिकल और एक सेंटर पे रख दूं, तो सेंटर पे जो फोर्स होगा पता है क्या होगा? 0. तो ऐसे टाइप के ट्रिक्स आपको काम में आएंगे बाद में डालना. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन. A car of mass 1.5 टन, सबसे पहले पता होना चाहिए 1.5 टन मतलब 1500 किलो, 1 टन इज 1000 kg. तो एक कार है जिसका मास है 1.5 टन. कुछ लोगों का अभी भी ध्यान नहीं है, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो. कार ऑफ मास 1.5 टन इज रनिंग एट 72 km/h ऑन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड. ऑन टर्निंग द इंजन ऑफ, गाड़ी का इंजन बंद कर दिया तो ऑफ कोर्स थोड़ा डिस्टेंस चलेगा, फिर गाड़ी भी रुक जाएगा. क्यों रुक जाएगा? क्योंकि इंजन बंद करने के बाद गाड़ी के टायर में और रोड के सरफेस में फ्रिक्शन होता है. बंद करने से पहले भी होता है, इंजन बंद करने से पहले भी फ्रिक्शन होता है, लेकिन गाड़ी का इंजन कंटिन्यूअस फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसके लिए गाड़ी चल रहा है. जैसे तुमने इंजन बंद कर दिया, गाड़ी का इंजन फोर्स अप्लाई नहीं कर पा रहा अभी, तो गाड़ी रुक जाएगी कुछ डिस्टेंस जाने के बाद, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. ब्रेक नहीं मारा, ब्रेक आगे मारेंगे. ऑन टर्निंग द इंजन ऑफ इट स्टॉप्स इन 20 सेकेंड. तो 20 सेकेंड लग गए रुकने में ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन. वाइल रनिंग एट द सेम स्पीड पे गाड़ी चल रहा था ऑन द सेम रोड, मतलब फ्रिक्शन सेम है, रास्ता भी वही है, गाड़ी भी वही है और स्पीड भी वही है. द ड्राइवर ऑब्जर्व्स एन एक्सीडेंट 50 मीटर इन फ्रंट ऑफ हिम. गाड़ी चल रही, देखा कि अरे 50 मीटर पे एक्सीडेंट हो गया, तो क्या करेगा वो? ब्रेक अप्लाई करेगा. क्या करेगा वो? ब्रेक अप्लाई करेगा. अब जब ब्रेक अप्लाई कर रहा है तो 2 फोर्सेस है गाड़ी को रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल, एक है फ्रिक्शन, एक है ब्रेक. पहले केस में सिर्फ कौन था? फ्रिक्शन. अभी कौन है? 2 है. कौन 2 है? ब्रेक और फ्रिक्शन. He immediately applies the brake and just manages to stop the car at the accident spot. बच गया. इमीडिएटली ब्रेक मार ली और जहां एक्सीडेंट हुआ वहीं पर रुक गया, मतलब उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ. कैलकुलेट द ब्रेकिंग फोर्स. अच्छा क्वेश्चन है. तो सबसे पहले क्या क्या हमको दिया है वो देख लेते हैं. हमको गिवन पैरामीटर में दिया हुआ है मास ऑफ द व्हीकल कैपिटल M 1.5 टन. 1 टन होता है 1000 kg, तो ये हो गया 1500 kg. तो याद रखना टन इज नॉट ऐसा यूनिट, तो तुमको केजी में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, बराबर, राइट. अभी इसके बाद जो बोला है ना वो इंफॉर्मेशन v = 72 km/h, ये वैल्यू दोनों केस में सेम था. तो 72 km/h को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो? 5/18, 1 and 4 था, तो कितना हो गया ये? 20 मीटर पर सेकेंड, बराबर. पर ये इनिशियल स्पीड था, फाइनल स्पीड तो 0 है. फाइनल स्पीड 0 है ना, ब्रेक मारने के बाद गाड़ी रुक गया तो फाइनल स्पीड 0 है. कितने डिस्टेंस के बाद रुका? 50. वो सेकंड केस था. अभी केस बाय केस इंफॉर्मेशन तुमको मिलना चाहिए. केस 1 में टाइम बताया है 20 सेकेंड,
बराबर। और याद रखना केस 1 में सिर्फ फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन ओनली। केस 2 में डिस्टेंस बोला है तुमको, केस 2 में तुमको बोला है 50 मीटर के बाद रुका, टाइम नहीं बताया, डिस्टेंस बताया। यहाँ पे फ्रिक्शन प्लस ब्रेक है, प्लस ब्रेक मतलब ब्रेकिंग फोर्स। क्लियर यहाँ तक? पक्का पक्का। और तुमको फाइंड करने के लिए क्या बोला है? तुमको फाइंड करने के लिए बोला है ब्रेकिंग फोर्स, फोर्स ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। अब फॉर्मूला, ऑफ कोर्स सिंपल सिंपल फॉर्मूला। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन। वेरी गुड, सही बात है, सही बात है। पर एक बात बताओ, तुमको फोर्स कौन सा पूछा है? ब्रेकिंग फोर्स, ब्रेकिंग पूछा है ना। तो ब्रेकिंग फोर्स में एक्सीलरेशन भी क्या होना चाहिए? ओनली ड्यू टू ब्रेक्स, ओनली ड्यू टू ब्रेक्स। बराबर, ये भूलना मत। इधर गड़बड़ की तो गए गए, इधर गड़बड़ की तो गए गए गए। अभी स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। मुझे बाकी भी फॉर्मूला लगने वाले हैं तो मैं सॉल्यूशन में लिखते जाऊंगा। पहला केस क्यों दिया होगा समझ लेते हैं। पहले केस में तुम्हारे पास, केस 1 में तुम्हारे पास v की वैल्यू है 0, u की वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड, और आपको याद है क्या v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस 80। और मुझे टाइम की इंफॉर्मेशन दी थी, तो पहले केस में v था, u था, t था, तो क्या मिल जाएगा? a। लेकिन पहले केस में ब्रेक तो तुमने मारा ही नहीं, तो पहले केस में सिर्फ कौन सा फोर्स था? फ्रिक्शन। तो यहाँ पे जो रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन, वो है ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन, ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन। v की वैल्यू क्या है? 0, क्योंकि गाड़ी रुक गई। u कितना है? 20। कितना है? 20। और रिटार्डेशन है तो a को क्या लिखोगे? माइनस, क्योंकि रिटार्डेशन है, वेलोसिटी कम हो रहा है। इधर गलती की तो गए गए। कितने टाइम के बाद गाड़ी रुका? 20। और पहले केस में सिर्फ क्या था? फ्रिक्शन, इसलिए क्या लिखा मैंने? AF। तो 20 AF इक्वल्स टू 20, तो AF कितना हो गया? 1। या तो ऐसा कर सकते हो, ये भी ठीक है, या और एक चीज कर सकते हो, बीच में प्लस लिखो, तो ये माइनस हो गया, तो ये -1 हो गया, क्योंकि रिटार्डेशन की वैल्यू माइनस होती है ना, तो -1 आ गया। तो ऐसे ही रखो उसको फिर, -1। तो व्हाट इज रिटार्डेशन ड्यू टू ओनली फ्रिक्शन? -1। अब ये केस 1 खत्म। अब केस 2 देखते हैं। तो ये रिमेंबर ये केस 1 था। अब केस 2 देखते हैं। केस 2, केस 2 में तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या वो देख लेना। केस 2, और यहाँ पे केस 2 में यू नो इट इज फ्रिक्शन प्लस ब्रेक। इंफॉर्मेशन क्या क्या है? v 0 क्योंकि गाड़ी रुक गया, u वही था जो पिछले केस का u था 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। और क्या बोला है? डिस्टेंस। 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 कौन सा इक्वेशन है जो v u a और s को कनेक्ट करता हो? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v कितना है? 0, u कितना है? 20 प्लस 2as, a मिल जाएगा, s कितना है? 50। कितना है? 50। तो 2a इंटू 50 कितना हो गया? 100 है, 100 हुआ ना। तो 100a इक्वल्स टू, इसको यहाँ लेके आए तो कितना हो गया? माइनस, माइनस क्या हो गया? 20 स्क्वायर मतलब कितना? 400। तो a कितना हो गया? -4। कितना हो गया? -4। कितना हो गया? -4। इसको मैं ऐसा लिखूँ क्या? -3 -1 लिख सकते क्या ऐसा? -4 इज -3 -1। अब ऐसा क्यों लिखा? उसका रीजन है क्योंकि केस 2 में, इन केस 2 जो टोटल रिटार्डेशन था ना, इन केस 2 टोटल रिटार्डेशन A ये था ब्रेक की वजह से और फ्रिक्शन की वजह से। केस 1 में सिर्फ क्या था? फ्रिक्शन। केस 2 में क्या क्या है? ब्रेक और फ्रिक्शन। तो ये जो तुमको A मिला, ये A सिर्फ ब्रेक का है क्या? नहीं, ये ब्रेक और फ्रिक्शन का मिला के है। तो जब तुम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करोगे, फ्रॉम 1 and 2, व्हाट डू यू सी? AF की वैल्यू क्या थी? -1। तो मैंने जानबूझ के इसको माइनस से -1 लिखा, क्योंकि जो -1 है वो कहां से आ रहा है? फ्रिक्शन से आ रहा है। वेरी गुड। तो -3 कहां से आ रहा है? ब्रेक से आ रहा है। तो देयरफॉर AB इक्वल्स टू -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और AF तो 1 है ही, -1। बराबर, पक्का पक्का। तुमको पूछा क्या था? ब्रेकिंग फोर्स, और ब्रेकिंग फोर्स में तुमको क्या चाहिए था? AB। क्या चाहिए था? AB। मिल गया AB।
मिल गया ए बी, तो F इक्वल्स टू ब्रेकिंग फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू ए बी। मास कितना है 1500 और ए बी कितना है -3, तो कितना हो गया -4500। माइनस मतलब अपोजिंग होता है क्योंकि गाड़ी को अपोज कर रहा है, मोशन को अपोज कर रहा है। तो कितना फोर्स आ गया आपका -4500 न्यूटन। टोटल पूछा होता तो ये -3 लिखते कि -4 लिखते, -4। तो ब्रेक प्लस फ्रिक्शन -4 तो कितना आता 6000 न्यूटन। 6000 में से 4500 किसका है ब्रेक का है, तो फ्रिक्शन में कितना है 1500। कितना है 1500। डन, एंड ऑफ द क्वेश्चन।